अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुका आजमी और जी हाँ, आप हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हम बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान और भारत की। यहीं से शुरू की जाती है इस बार हमारी जो खबरें हैं या न्यूज़ हैं। तो जी हुआ ये कि पाकिस्तान की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें कहा यह गया है कि यूएन और अमेरिका दोनों को ही ये कहा गया है कि वो भारत के ऊपर प्रेशर डालें, भारत से कहा जाए कि वो कश्मीर में जो है वो एक तरह की वोटिंग कराएं, राय शुमारी कराएं और बताया ये जाए कि आखिर कश्मीर के लोग जो हैं वो कहाँ रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं या वो अपनी एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं। इस बात को आखिरकार जो है वो एक तरफ किया जाए, मामले को सुलझाया जाए और इस तरीके की रेजोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की असेंबली के अंदर जो है पास की गई है। अब उसका फायदा क्या है या उसका किसी के ऊपर क्या असर हो सकता है वो तो आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने अपनी असेंबली को तो भूल ही जाइए, अपने असेंबली सेनेट को तो भूल ही जाइए, कई बार जाकर यूनाइटेड नेशन में भी कश्मीर कश्मीर किया, बल्कि बहुत बार ऐसा भी हुआ कि इशू कुछ और था, टॉपिक कुछ और चल रहा था, बात किसी और चीज पर होनी थी, लेकिन जो हमारे यहाँ से हमारे चाहे फॉरेन मिनिस्टर गए हों, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हों, उन्होंने वहां जाकर ना तो इस बात के लिए कहा कि पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज है, ना उन्होंने पाकिस्तान में वाटर शॉर्टेज की बात की, ना उन्होंने पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम की बात की, ना पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बात की, ना उन्होंने कोई ऐसी बात की जिसके लिए ये कहा जा सके कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि यहाँ पर बिजनेसेस लोगों के शुरू हो, या फिर ये कि ट्रेड हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे बेहतर की जा सकती है, पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी बना दी जाए, पाकिस्तान में कोई लाइब्रेरी बना दी जाए, या पाकिस्तान के जो दूसरे मेन इश्यूज हैं उसके ऊपर बात करने के बजाय, जो कि कई बार हमारे जो भारतीय साथी हैं या जो हमारे भारतीय दोस्त हैं वो भी बेचारे अपने वीडियो में कह कह के रह गए कि भाई आपके यहाँ से जो भी जाता है यूनाइटेड नेशन में वो पाकिस्तान के जो मेन इश्यूज हैं, जो पाकिस्तान के असल प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करते आप लोग। ना तो फूड शॉर्टेज पे, ना ही हेल्थ सेक्टर में बात की जाती है, ना एजुकेशन सेक्टर की बात की जाती है, ना वाटर शॉर्टेज की, और इस तरह की कई चीजें जो पाकिस्तान में जाहिर है कि सभी को दिखाई दे रहा है कि क्या प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर कोई बात नहीं की जाती, बल्कि सिर्फ जाकर कश्मीर 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 करके आ जाते हैं और उसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है? शून्य, यानी कि जीरो, यानी कि जीरो रिजल्ट आता है, लेकिन फिर भी ये बात करना नहीं भूलते और ये बात करना नहीं छोड़ते। तो इस बार भी जी ये हुआ कि जी अब हमारी जो असेंबली है उसके अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया है जिसमें कहा यह गया है कि जी यूएन को भी कहा है और साथ अमेरिका को भी ऑब्वियसली कहा गया है कि जी वो भारत के ऊपर प्रेशर डाले कि किसी तरीके से जो है वो वोटिंग कराई जाए, राय शुमारी कराई जाए, पता लगाया जाए कि कश्मीर के लोग जो है वो क्या चाहते हैं, कश्मीर के लोग किसके साथ रहना चाहते हैं और कश्मीर का जो है वो कोई हल निकाला जाए। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त ये इस किस्म की रेजोल्यूशन लाने का टाइम नहीं था। पाकिस्तान में जिस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसी किस्म की और भी आपको जो है वो असेंबली में लानी पड़ जाएंगी, क्योंकि जो हाल बलूचिस्तान का है वहां पर भी आपने जैसे कि सुना, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलहदगी के लिए तैयार बैठे हैं। केपीके का भी तकरीबन यही हाल है। केपीके के डिस्ट्रिक्ट अभी मौलाना फजल रहमान ये किसी ने नहीं बताए हैं, लेकिन जो हालात हैं वहां के वो भी कुछ ठीक नहीं है। तो अपने आप पहले जिसे कहना चाहिए कि अपना घर ऑर्डर में कर ले, उसके बाद कहीं जाकर और फिर जाके कहीं मत्था फोड़े तो बेटर रहेगा। लेकिन हुआ ये कि जी एज यूजुअल पाकिस्तान में इस बार फिर कश्मीर कश्मीर करके अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में वो शायद एक बार फिर कश्मीर कश्मीर करने लगेंगे और भूल जाएंगे कि पाकिस्तान के अपने हालात कैसे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी किस जगह पर है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, केपीके में क्या हो रहा है, ये सभी देख रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और हमारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं और हमारे जो कह लीजिए कि भाई लोग हैं, सबके सब जो है वो सिर्फ लोगों को अभी तक ये समझ रहे हैं कि ये लोग अभी तक 1965 में या फिर 1971 में रह रहे हैं, जब ना तो इंटरनेट था और ना ही सोशल मीडिया था कि लोगों को कुछ हालात का पता लगे या लोगों को कोई सच्चाई का पता लगे। और इनको अभी भी ऐसे ही लगता है कि ये जो कह देंगे लोग बिलीव कर लेंगे, या ये जो कह देंगे लोग कहेंगे हालात बिल्कुल ठीक है तो लोग मान जाएंगे। अब ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल एक बार फिर जो है वो ये कश्मीर इशू को उठाया गया है और कश्मीर इशू को भी ऐसे उठाया गया है कि ना तो आप भारत के साथ बैठने को तैयार हैं,
ना भारत के साथ बातचीत करने को तैयार है। अगर आप यूएन की ही रेजोल्यूशन पे चले तो उस हिसाब से तो कश्मीर को खाली करना है फौजियों से और बाकी की फोर्सेस से पाकिस्तान को, और उसके बाद वोटिंग होगी। तो क्या पाकिस्तान इस चीज के लिए तैयार है? पाकिस्तान यकीनन इस चीज के लिए तैयार नहीं है। हमारे शो में काफी टाइम पहले एक ब्रिगेडियर साहब बेचारे भूले भटके आ गए थे, उसके बाद दोबारा नहीं आए। जब उनसे यही सवाल मैंने पूछा था तो उनका कहना ये था कि जी ऐसे कैसे हम बाहर निकल जाएं और हम कैसे बिलीव कर लें कि भारत जो है वो ईमानदारी के साथ जो है लोगों की राय लेगा या वोटिंग कराएगा, तो इसलिए हमारा रहना जरूरी है। और इसका मतलब ये है कि आप यूएन की रेजोल्यूशन को नहीं मानते, क्योंकि उसमें तो यही लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो बाहर निकलेंगी और जो भारत की हैं वो आधी फोर्सेस निकलेंगी और आधी जो वहां पे उस वोटिंग के लिए जिसकी जरूरत होगी उतने रह जाएंगे, बाकी वो भी बाहर निकाल देंगे। लेकिन पाकिस्तान के सारे बाहर निकालने की ऑर्डर है वहां पे। लेकिन आप ये बात नहीं मान रहे और आपका यही कहना है कि नहीं, हम इस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो खैर ये बात तो कहीं ना कहीं सही है कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। ये भी कहना था उन साहब का कि ब्रिगेडियर साहब का कि जी ऐसा ना हो कि पता लगे हमें बाहर निकाल के और ये सब पे कब्जा कर लें। ये बात भी खैर आपकी किसी हद तक जो है वो मानी जा सकती है। लेकिन बात ये है कि आप करें तो क्या करें, इसलिए कि अगर आप फिर जाके यूनाइटेड नेशन के सामने मत्था टेकते हैं, अगर आप फिर यूएन के सामने जाते हैं जी कश्मीर कश्मीर करने के लिए, तो यूएन वाले कहेंगे कि भैया ये पढ़ लो ना, ये हमने तुम्हें लिख के दिया तो है। अब उसके ऊपर आप कहेंगे कि नहीं ये तो हमने करना नहीं है। तो फिर आखिर करना क्या चाहते हैं ये साफ साफ बता दें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीएम मोदी जो है उनकी जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ जी बहुत ही आराना लगता है। ये देखिए यहाँ पर भी जादू की झप्पी दी जा रही है। तो मोदी जी को जहां मौका मिलता है ना, वो जितने बड़े बड़े लीडर हैं उन सबके झप्पी लगा देते हैं, तो जादू की झप्पी लगा देते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त भारत का जो कह लीजिए जो स्टैंडर्ड है या भारत का जो इस वक्त पावर है वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। तो सीधी बात है, पंगे लेने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं जाकर आपके ये जो लोग बचा के सजा के संभाल के रखे यहाँ पे हाफिज सईद टाइप के, उनको एक दो को अगर आप भारत के हवाले में कई बार कह चुकी हैं कर दें, तो कहीं ना कहीं पे तो ये ऐसा लगेगा ना भारत को कि हाँ जी पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ काम करने को तैयार है, पाकिस्तान इस तरह के लोगों को रोकने के लिए तैयार है, तभी तो हाफिज सईद दे दिया। लेकिन नहीं, वो भी आपने नहीं करना। उसके साथ साथ जी इसहाक डार साहब, जी हाँ, जो कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वैसे तो काम तो उनका भी कोई नहीं है, बेचारे खाली बैठे रहते हैं, इसलिए कि काम तो सारा भाई लोग करते हैं और इनको बस एक व्हाट्सएप शायद आ जाता है कि अब ऐसा कर लो और अब ऐसा कर लो और खैर कोई बात नहीं। लेकिन खैर प्राइम मिनिस्टर चाहिए होता है तो कंट्री में है, लेकिन अब ये डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मतलब ये कि माना मैंने कि ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के कजन है और नवाज शरीफ साहब के तो शायद समधी भी हैं, तो जाहिर है रिश्तेदार है। तो उन्होंने कहा होगा कि ऐसे कैसे मैं खाली बैठा रहूं, मुझे भी कोई मिनिस्ट्री दो। तो कोई मिनिस्ट्री क्योंकि बची नहीं थी, तो एक डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की जो है सीट निकाली गई और इनको थमा दिया। यानी एक पाकिस्तान जो कि एक ही प्राइम मिनिस्टर अफोर्ड नहीं कर पाता, उसके सामने आपने जो है एक डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी लाके खड़ा कर दिया। यानी अब इनकी सैलरी भी जारी होगी। हो सकता है किसी वक्त ये भी अनाउंस कर दें प्राइम मिनिस्टर की तरह कि जी मैं तो सैलरी लेता नहीं, और जब मैं चीफ मिनिस्टर था मैं तो तब भी सैलरी नहीं लेता था और अभी भी नहीं लेता। लेकिन सर आप सैलरी नहीं लेते, लेकिन काम आप बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे बिना सैलरी वाले लोग करते हैं ना। अगर किसी को सैलरी ना दो तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी ही खराब होती है जितनी आपकी है। लेकिन खैर मेरा ख्याल है सैलरी ले लीजिए ताकि कुछ काम तो किया करें ना आप बैठकर, बजाय कि अगर आप सैलरी नहीं लेते तो उसका मतलब है आप काम भी कोई नहीं करता, फिर आप आके यही कह देते हैं जी मैं मांगने नहीं आया, लेकिन क्या करूं मजबूरी है। मगर बात सारी है कि जी डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साहब की बात मैं आपसे कर रही थी और उनका कहना यह है कि जी भारत जो है बार बार पाकिस्तान को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि हम पीओके ले लेंगे, यानी कि हम आजाद कश्मीर जो है वो ले लेंगे। तो सर आप भी तो बार बार गजवा हिंद का नारा लगाते हैं, तो उसका क्या? यानी कि ये नहीं है कि एक ही तरफ से मामला चल रहा है, हमारे यहाँ से भी बार बार जैद हामिद सब खड़े हो जाते हैं, तो कभी कोई आ जाता है और बार बार यही कहा जाता है कि जी हम तो जो है गजवाए हिंद कर देंगे। तो उस वक्त तो आप कुछ नहीं कहते, ना आप जैद हामिद साहब को रोकते हैं और ना ही कोई और इस किस्म की बातें करने वाले जो लोग हैं ना ही उन्हें रोका जाता है। और अब बड़ी आसानी से आप मान जाते हैं कि हाँ ठीक है ऐसा भी हो सकता है और गजवाए हिंद भी हो सकता है। लेकिन जब वही बात आपको दूसरी तरफ से सुनाई देती है तो उस वक्त आप बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं, आपको बहुत फिक्र हो जाती है कि अरे ऐसे कैसे कह दिया। तो बहरहाल उधर से हमें भी, जैसा हम जानते हैं कि भारत की तरफ से भी कई बार ये कहा गया कि जी अब होगा ये कि यहाँ पे जो पीओके है वो ले लिया जाएगा। कई बार उनके पॉलिटिशियंस भी उठ के कह देते हैं, लेकिन उसमें खैर इतना सीरियस होने की बात मुझे इसलिए नहीं लगती
کہ ایسا نہیں ہو سکتا, دونوں کنٹریز کو بیٹھ کر بات کرنی ہوگی اور اس کے بعد ہی کچھ ہوگا, ورنہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ زید حامد صاحب جس طرح کی باتیں کرتے ہیں, انہوں نے تو خیر کئی بار غزوہ ہند بھی کروا دیا, اور اس کے علاوہ بھی وہ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں, جیسا کہ یہ کلپ ہے. اس پاکستان کی شاندار تقدیر لکھی ہوئی ہے, جس طرح ہمارے بزرگوں نے 1940 میں تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھی تھی اور 7 سال کے بعد ایک ناممکن کو اچیو کر لیا. آج اگر ہم اپنی تقدیر لکھنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں نا, ایک اور ہمیں 1940 ریزولوشن آج چاہیے, اب چاہیے اور لیڈرشپ بھی چاہیے کہ 5 سال کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پاکستانی چاند پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, ٹرن اراؤنڈ literally in 5 years we can be on the moon. ہم پوری دنیا کی فیصلے پاکستان سے ہو رہے ہوں گے. we'll be the super power of the world in 5 years, I guarantee. جی, اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے زید حامد صاحب کی, یہ کم از کم بھی 6-7 سال پرانی ہے. مطلب 6-7 سال کا مطلب ہے 5 سال تو نکل ہی گئے نا. تو ابھی ہم لوگ نہ تو مون پر ہیں اور نہ ہی سارے فیصلے ہمارے یہاں سے ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال اگر زید حامد صاحب کو یہ لگا کرتا تھا تو آپ دیکھ لیجئے کہ سب کیا حالت ہے. لیکن اس طرح کی باتیں وہ اس وقت بھی کرتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب ہمارے یہاں سے جو ہے ہم لوگ غزوہ ہند کرنے جا رہے ہیں. تو بہرحال ان کی باتوں کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے. لیکن ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ یقیناً فکر مند ہیں, اور ان کو بار بار یہ لگ رہا ہے, بار بار وہ بات بھی یہ کر رہے ہیں کہ یونائیٹڈ نیشن کو بھی اس طرح یقیناً دیکھنا چاہیے بقول ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کے, کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر پر قبضے کی تیاری کر رہا ہے. خیر اب دیکھتے ہیں کہ کشمیر پہ قبضہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس وقت گورنمنٹ ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ گھبرائی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. حالانکہ خان صاحب یعنی کہ عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ جی آپ نے گھبرانا نہیں ہے. لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے, ہم نے جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو اقتدار سے محروم پی ٹی آئی اپنے زخم چاٹ رہی ہے اور بہت پریشانی جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے. اور یہی ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب کا بھی کہنا ہے کہ جو پی ٹی آئی پہلے آرمی چیف اور آرمی کو اپنا باپ بتاتی تھی, اب اسی کے خلاف ہے. لیکن سر اگر ہمیں جہاں تک یاد پڑتا ہے تو آپ کا بھی ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جس میں آپ نے یہ بھر کے پتہ نہیں کیا کیا بولا سر آپ نے آرمی کو اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو. اور میرا خیال ہے وہ بھی کوئی 3-4 سال پرانا کلپ ہے آپ کا, لیکن آپ اسمبلی میں ہی کھڑے ہو کر ایسے ایسے پول کھول رہے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ تو حیرانی ہو گئے, جنہوں نے پاکستان اسٹڈیز پڑھ کر ہم لوگ اسکول کالج یونیورسٹی سے نکلے, اور ظاہر ہے اس میں جو جھوٹ لکھا ہوا ہے آپ نے تو سب کا سب پول کھول کے رکھ دیا تھا. لیکن بات ساری یہی ہے کہ جس وقت آپ منسٹر بن جاتے ہیں اس وقت آپ کوئی اور بات کرتے ہیں, جب آپ منسٹری سے باہر ہوتے ہیں تب آپ کوئی اور بات کرتے ہیں. تو یعنی یہ کہ آپ کی بات جو ہے وہ ایک ہی طرح کی ہونی چاہیے. یا تو آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ نے سپورٹ کرنا ہے, یا آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ جو کوئی غلط کر رہا ہے, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, چاہے وہ ایجنسی کے ہوں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہوں, آپ نے کرٹیسائز کرنا ہے تو تبھی پاکستان صحیح ہو پائے گا. اگر آپ صرف ایک ہی سیکشن کو بولتے رہیں گے اور دوسرے سیکشن کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو کرنا ہے کریں, تو میرے خیال ہے وہ چیز صحیح نہیں ہوگی. بات کریں گے مریم نواز کی. ان کا کہنا ہے کہ جی حلفاً کہتی ہوں آج تک کسی سیاسی مخالف کو پکڑنے یا چھوڑنے کے احکامات نہیں دیے. خیر اس بات تک تو میرے خیال ہے میں بھی ایگری کروں گی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان میں اتنی پاور بہرحال نہیں ہے کہ, یا ان کی سیٹ میں اتنی پاور بہرحال نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی مخالف, چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی بھی دوسرا ہو, اس کو اریسٹ کرنے کے یا اس کو رہا کرنے کے لیے آرڈر دے سکیں. کیونکہ یہ آرڈر کہاں سے آتے ہیں, یہ آرڈر آتے ہیں بھائی لوگ کی طرف سے. تو ظاہر ہے یہ سب کچھ تو بھائی لوگ کرتے ہیں, یہ بیچارے پولیٹیشین ہمارے ویسے خوار ہوتے ہیں, ان کے صرف نام لگ جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جو بحرین کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی دعوت. جی ہاں, شہباز شریف صاحب نے جو بحرین سے لوگ آئے تھے ملنے کے لیے ان کو کہا ہے کہ جی پاکستان میں انویسٹ کرے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن شہباز شریف صاحب میں تو خود چاہتی ہوں کہ پاکستان میں لوگ آئیں, یہاں پر انویسٹ کریں اور ہم لوگ لون وون لینا بند کریں, اس کے بجائے ہمارے یہاں انویسٹرز آئیں. لیکن آپ کا اپنا پیسہ کہاں ہے؟ آپ کا اپنا پیسہ بھی اگر آپ لوگ لے آئے, یعنی کہ نواز شریف صاحب نے وہ جو لندن میں اتنے بڑے بڑے فلیٹ لیے ہوئے ہیں جس کے نیچے اپارٹمنٹس کے نیچے کھڑے ہو کر پی ٹی آئی والے نعرے لگاتے ہیں, وہ اپارٹمنٹ 2-3 بیچ دیجئے اور وہ پیسہ لے کر پاکستان آتے ہیں. ویسے تو خیر آپ کے پاس اور بھی بہت پیسہ ہے, وہ ہمیں معلوم ہے یقیناً, لیکن اگر وہ اپارٹمنٹس کو آپ سیل کر دیں اور اس کے بعد اس کا پیسہ پاکستان لے آئیں اور اپنے لیے کوئی چھوٹا موٹا اپارٹمنٹ لے لیں وہاں پہ, تو زیادہ پاکستان والے امپریس ہوں گے اور کہیں گے ہاں واقعی آپ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ورنہ یہ بار بار بتانا کہ ایم او یو سائن ہو گئے ہیں, اب فلانا انویسٹر آ رہا ہے, فلانا آ رہا ہے. سعودی عرب کے لیے بھی آپ نے ایک بار کہا تھا نا 30 وہاں سے انویسٹرز آئے تھے, اور اس کے بعد جو ڈیلیگیشن آیا تھا اس میں 30 لوگ تھے, اور وہ پاکستان میں گھوم پھر کر اور یہاں وہاں چکر لگا کر چلے گئے. پیسہ بہرحال نہیں آیا. پیسہ تو تب آیا جب 1 یا 2 بلین کی بات ہوئی اور اس کے بعد کسی طریقے سے آپ نے
MBS को राजी किया कि वो इस बात के लिए तैयार हो जाए। बहरहाल MBS से मुझे याद आया कि MBS ने जो है इस बारे में भी बात की है कि गजा के लोगों को या फलस्तीन के लोगों को जो कहा जा रहा है कि डिफरेंट दूसरी कंट्रीज में उनको बसाया जाएगा और उसके बाद उनकी कंट्री को जो कुछ भी बनाया जाएगा, रेनोवेट किया जाएगा, व्हाटएवर जो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है, उसको सऊदी अरेबिया ने भी बहुत सख्ती के साथ रिजेक्ट कर दिया है और उनका कहना है कि फलस्तीन वालों की जो जमीन है वो उन्हीं की है और ऐसा नहीं हो सकता कि उन लोगों को हटाकर किसी और जगह पर शिफ्ट या किसी और कंट्री में शिफ्ट किया जाए। कई लोग जो है वो इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं कि जो इजराइल ने जिस किस्म के फोटोज अपनी शेयर की हैं या जो वहां पे जिस तरह से किलिंग्स की गई हमास की तरफ से, तो लोगों ने काफी बुरा भला जो है वो हमास को कहा है। बिल्कुल ठीक कहा है, हमास ने बिल्कुल गलत किया था। छोटे छोटे बच्चों की फोटोज आ रही हैं और उनको जिस तरीके से मारा गया, फिर काफी दिन उनकी डेड बॉडीज को रखा गया और उसके बाद उनके घर वालों को बताया गया, तो ये बहुत अफसोसनाक बात है और इसके लिए यकीनन हमास के लोग रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन लोग यहाँ पर ये ना भूलें कि तकरीबन 50,000 से ऊपर लोग जो है वो फलस्तीन में भी मारे गए हैं, यानी कि किलिंग्स दोनों तरफ ही हुई हैं और हम दोनों ही को गलत मानते हैं। यहाँ तक कि अगर हमास ने भी इजराइल में जिस तरीके से किलिंग्स की थी, अटैक किया था 7 अक्टूबर को, वो भी गलत था। लेकिन उसके साथ इजराइल ने जो मारकाट की है और जैसे कह लीजिए कि 200-250 लोगों के बदले उन्होंने तकरीबन 50,000 लोग मार डाले, जिसमें 17,000 बच्चे थे, मासूम बच्चे थे जिनका कोई कसूर नहीं था। वो भी हम उसके ऊपर भी हम अफसोस जाहिर करते हैं और मेरा ख्याल है ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। डेफिनेटली कोई ना कोई एक पुरअमन हल इन दोनों कंट्रीज का आपस में निकालना चाहिए ताकि ये आराम से 2 स्टेट बनाकर रह सकें और दोबारा इस किस्म की किलिंग्स हम ना देखें। हमास के लोग जो हैं वो बिल्कुल, मैं उन्हें टेररिस्ट मानती हूँ और हमेशा से मैंने कहा है कि वो जो कुछ कर रहे थे बिल्कुल गलत कर रहे थे और उनको यकीनन सजा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ साथ इजराइल को भी थोड़ा सा सोचना है और इजराइल को भी रुकना होगा और जिस तरह की किलिंग्स चल रही हैं वो किलिंग्स यकीनन किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो थोड़ा सा भी सेंसिटिव है उसको देखने में बहुत तकलीफ होगी, बहुत दुख होता है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ ही अमन आना चाहिए। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट न्यूज हम आपको बताएंगे। एक बार फिर नवाज शरीफ साहब दिखाई दे रहे हैं, मुल्क एक बार फिर अपने पांव पे खड़ा हो रहे हैं, मार्चों धरनों की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी हाँ, ये बार बार इमरान खान के सपोर्टर्स जो निकलते हैं प्रोटेस्ट के लिए, उसके बारे में बार बार नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आ जाती है और वो कहते हैं जी मुल्क जो है अपने पांव पे खड़ा हो रहा है। मुझे तो खैर अच्छी बात है अगर पांव पे खड़ा हो रहा है, लेकिन बहरहाल जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है नवाज शरीफ साहब, वहां पर धरनों की, प्रोटेस्ट की और बाहर निकल के जो गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ या किसी भी चीज के लिए प्रोटेस्ट करने की इजाजत होती है। लेकिन आप लोग ना तो बलूचिस्तान में कोई प्रोटेस्ट करने दे रहे हैं लोगों को जो अपने मिसिंग पर्संस का इशू लेकर आते हैं और बहुत परेशान है कि उनके लोगों को उठा के ले जाया गया और उनको उठाकर हमारी ही एजेंसी ले गई हैं। अब ये मत बोलिएगा कि भारत उठा के ले गया है, इसलिए कि भारत के तो बॉर्डर ही नहीं लगते, तो जाहिर है हमारी ही एजेंसी वालों के काम है। और इसी तरह से KPK में भी जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और साथ साथ आपको पता है कि वहां पे जिस तरीके से आप लोगों ने TTP को फितना उल खारिज जिसका नाम अब रख दिया, ना जाने क्यों, उनको पहले सपोर्ट किया, अब उन्हीं के ऊपर जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस रखना चाहिए कि कैसे कंट्रोल किया जाए TTP को, चाहे अफगान तालिबान से बात की जाए या कुछ, लेकिन बहरहाल जो लोगों की जाने जा रही हैं उसको रोकना चाहिए। साथ ही साथ जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अगर वो किसी तरह का प्रोटेस्ट करना चाहती हैं, चाहे वो इमरान खान के लोग ही क्यों ना हो, जो आपको बिल्कुल डेफिनेटली पसंद नहीं होंगे, खैर मैं भी कोई खान साहब की फैन नहीं हूँ, लेकिन एक पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करने की इजाजत जो है वो PTI को भी होनी चाहिए, इसलिए कि बहरहाल PTI भी इसी मुल्क की एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसे बनाने वाले भी वही लोग हैं जिन्होंने आपको बनाया, यानी भाई लोग ने आपको भी बनाया, उन्हीं भाई लोगों ने उनको भी बनाया। लेकिन अब बात सारी है कि पहले आप फेवरेट नहीं थे, वो फेवरेट थे, अब आप फेवरेट हो गए और वो फेवरेट की लिस्ट से निकल गए। तो बहरहाल ये म्यूजिकल चेयर पाकिस्तान में हमेशा से होती आई है और शायद हमेशा होती रहेगी और कभी भी हम कोई ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पाकिस्तान में शायद हम कभी भी ना देखें, इसलिए कि जब भी जो गवर्नमेंट भी आती है उसको पपेट की तरह चलाने वाले, उसको बताने वाले, लाने वाले, गिराने वाले, हटाने वाले सब लोग वही होते हैं
जो जिनका ताल्लुक के भाई लोग से होता है या जो रावलपिंडी से चलाते हैं, ये तो सभी को मालूम है और ये कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। लाख वो कह दी हमारा पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका पॉलिटिक्स से ही वास्ता है और इसी वजह से आज पाकिस्तान की ये हालत है। अगर आप अपने काम से काम रखते तो यकीनन पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी आवाजें दे देकर इनको बुलाते हैं, सर हमारे से गवर्नमेंट नहीं चल रही। अरे भाई इनको चलाने दीजिए, इनको 5-10 साल इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चलने दीजिए, ये खुद ही सीखेंगे, गिरेंगे उठेंगे, खुद ही गिर पड़ के सीखेंगे। लेकिन अगर बार बार आपने आके इनको मदद की जो है ऑफर कर दी या इन्होंने आपको घसीट के ले आए, या आप जो कहते थे हम तो नहीं आ रहे थे, हमारे पीछे लग गए, अगर ये सिलसिला चलता रहा तो डेफिनेटली पाकिस्तान का हाल बद से बदतर ही होगा, इससे बेहतर होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज ये कश्मीर में से निकल आइए, जरा पाकिस्तान की तरफ भी देख लीजिए। कश्मीर करके आपने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। कश्मीर तो आपके हाथ नहीं आया, लेकिन हाँ जो पाकिस्तान आपके हाथ में है वो भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान इधर दे लीजिए, ऐसा ना हो कि पता लगे कि वही हो जाए वो जो हर वक्त मुझे गौरव आर्या बोलते रहते हैं ना कि जी ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब तो मेरे सामने इतना बड़ा सा टीवी ले लिया, उसमें मार्कर लेके जो है वो बच्चों की तरह डिजाइन बनाते रहते हैं। तो प्लीज अब मैं पाकिस्तान की अथॉरिटीज से कह रही हूँ कि कोई अकल कर लीजिए और पाकिस्तान की तरफ देख लीजिए। कुछ टाइम के लिए कश्मीर करना बंद कर दीजिए। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।